तो चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति। इसी का ही 4th पार्ट है ये। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया है, 3 वीडियो बना के इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ये देखिए, इसके जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, उसमें फ्रांसीसी क्रांति के विषय में हमने पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्थिति कैसी थी, जो 3 स्टेट थे उनमें क्या क्या परिवर्तन आया, किस राजा के काल में क्या हुआ, सम्राट की शक्ति किस प्रकार कम हुई, किस प्रकार संविधान जो था वो संविधान का निर्माण किया गया। ये सारा कुछ हमने इससे पहले इस लेसन में देखा। अभी हम देखेंगे इसमें क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अब तक तो हमने पुरुषों के बारे में ज़्यादा पढ़ा है कि मताधिकार पुरुषों को दिया गया, हर चीज़ में पुरुष आगे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ये देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये मैं आपको समझा देती हूँ। जो मैंने अंडरलाइन किया है वीडियो में वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ जो बनते हैं। बाकी जो अंडरलाइन नहीं कर रखा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। जो महिलाएं हैं वो शुरू से ही फ्रांस था जो फ्रांसीसी समाज में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, हर परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका सक्रिय रूप से रही है। मतलब महिलाओं ने भी अपनी भूमिका अदा की है। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। महिलाओं को ये उम्मीद थी कि वो जो उनकी भागीदारी है उससे क्या होगा, जो क्रांतिकारी सरकार को, जो सरकार बनी है वो उनके लिए भी, मतलब महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए भी कोई ना कोई ठोस कदम अवश्य उठाएगी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं, तीसरा स्टेट मतलब जिसमें कौन कौन था, बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, वकील हो गए, व्यापारी हो गए, उसके अलावा किसान थे, छोटे किसान थे, मजदूर थे, नौकर थे, ये सब तीसरे स्टेट में थे। तो तीसरे स्टेट की दोबारा बता देती हूँ, आपको सारा पिछले याद आ जाएगा। हम कर दे तीसरे स्टेट की बात। प्रथम स्टेट में कौन था, पादरी वर्ग के लोग थे जो चर्च में होते हैं। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे, मतलब राजा के रिश्तेदार। जो तीसरा स्टेट था उसमें बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग भी थे, साथ में किसान, मजदूर और नौकर, ये वाले लोग भी थे। तीसरे जो स्टेट था इसका मतलब क्या होगा कि इसमें पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी लोग बच गए, ज़्यादातर जनता किस में आई, तीसरे स्टेट में आएगी। जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे स्टेट की में ज़्यादातर महिलाएं अपने जीवन को, जीवन निर्वाह क्या होता है, जीवन निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को चलाने के लिए काम करती थी। छोटे मोटे काम करती थी जिससे कि उनके काम करने का उद्देश्य क्या होता था, पैसे, जिससे वो अपना घर चला सके, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी नहीं, इतनी कम पढ़ी लिखी थी, तो उसी हिसाब से छोटे मोटे काम करती थी, जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करना, बाज़ारों में फल और फूल सब्जियां बेचना, जो अमीर घरों में जाके काम करना। और बहुत सारी महिलाएं वैश्यवृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनके पास अच्छी शिक्षा के मौके, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की, जो कुलीन घर की लड़कियाँ होती है, राजा महाराजाओं के जो रिश्तेदार थे वो लड़कियाँ, और तीसरे स्टेट में भी जो पैसे वाले लोग थे, जो धनी परिवार थे, उनकी लड़कियाँ ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, क्योंकि उनके पास उसके लिए पैसा था, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। काम अब ये देखिए, मैं शुरू से बता देती हूँ। हमने देखा है इस लेसन में, इसकी मेन हेडिंग क्या है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो महिलाओं के लिए क्रांति हुई या नहीं हुई उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या महिलाओं ने क्रांति की होगी। अब ये देखिए, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की जो गतिविधि है वो शुरू से ही सक्रिय रही है। उन्हें क्या उम्मीद थी, शुरू से ही महिलाओं को ये उम्मीद थी कि वहाँ उनकी जो भागीदारी है वो उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी।
जो तीसरा स्टेट था उसमें ज़्यादातर महिलाएं छोटे मोटे काम करती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। गुजारा चलाने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे मोटे काम करती थी, जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई इत्यादि। बाजारों में फल और सब्जियां बेचना। जो संपन्न घर थे, जो अमीर घरों में जाके घरेलू काम करना, बर्तन धोना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घरेलू जो काम होते वो करती थी। अधिकांश महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उनको कोई बड़ी नौकरी तो मिली नहीं थी, छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजारा चलाती थी। केवल कुलीन घर की जो लड़कियां होती थी और जो तीसरे स्टेट में जो धनी परिवार की लड़कियां होती थी वही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ये तो हमने देखा महिलाओं के बारे में कि जो कुलीन घर की लड़कियां थी और उनमें तीसरे स्टेट की महिलाओं में जो गरीब महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनमें क्या अंतर था। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। जो महिलाएं कामकाज कर मतलब जो बाहर काम करती थी तो उनको ऐसे थोड़ी है कि वो घर में कुछ नहीं करेंगे, उनको घर का भी काम करना पड़ता था, अपने बच्चे भी पालने पड़ते थे, घर का भी काम करती थी, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख करना, ये इत्यादि। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या था, वहाँ पे क्या पक्षपात किया जाता था। इतना कुछ करने के बाद भी पुरुष और महिला में बहुत भेदभाव था। एक जैसा काम करने के बाद भी अगर पुरुष मजदूरी करते हैं और महिला भी मजदूरी का काम करती है तो उस पुरुष को उस महिला के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वेतन मिलता था, महिलाओं को कम वेतन मिलता था बराबर काम करने के बाद भी। अब पुरुष जो बाहर काम करते हैं वो घर का काम तो नहीं करते ना बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ना वो घर का खाना पकाना या और भी काम हो जाते हैं, वो भी काम नहीं करते थे। लेकिन महिलाएं क्या करती थी, काम बाहर के काम के अलावा घर का भी काम करती थी। और उल्टा होता क्या था, जो छोटे मोटे काम करने वाली महिलाएं थी, जो मजदूरी जैसा काम करती थी, उनको पुरुषों के मुकाबले समान काम करने के बाद भी वेतन कम मिलता था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। ये देखिए, यहाँ आके महिलाओं में क्या आया, जागृति आई। उनके साथ इतना पक्षपात हो रहा था तो कभी ना कभी तो इंसान को अंदर से लगता है ना कि ये गलत है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, बराबर की मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कम मिल रहा है, ऐसा क्यों। महिलाओं में जागरूकता आई और महिलाओं ने क्या किया, अपने खुद के राजनीतिक क्लब, खुद महिलाओं ने इकट्ठे होकर अपने अपने राजनीतिक क्लब बनाए, अपने अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। क्लब मतलब कुछ महिलाओं ने मिलाकर अपने अपने ग्रुप बना लिए। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब, सबसे ये भी आ सकता है महिलाओं का जो सबसे प्रसिद्ध क्लब था उसका नाम बताइए। तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। अब ये सोसाइटी ये जो क्लब बना, इसकी क्या मांग थी। सबसे पहला तो ये था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार मतलब राजनीति से संबंधित अधिकार। जैसे पहले क्या था, वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था, महिलाओं को नहीं था। शासन में भागीदारी का जो अधिकार था, शासन चलाने का जो अधिकार था, वो भी पुरुषों को ही था, महिलाओं को नहीं था। तो इस क्लब ने सबसे पहले क्या मांग रखी कि पुरुषों को भी महिलाओं के समान ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अधिकार फ्रांस में पुरुषों को मिलते हैं वही महिलाओं को भी मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ये देखिए, मैंने बताया था आपको पहले, महिलाओं को किस बात से निराशा हुई कि जब उनका संविधान बना, फ्रांस का संविधान बना, तो महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। वोट देने का भी अधिकार नहीं था उनको। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाओं को मताधिकार नहीं मिलता था तो इस क्लब में उन्होंने मांग रखी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। दूसरा, जो जनरल असेंबली बनी थी उसके सदस्य भी सारे पुरुष थे, महिलाओं को अधिकार नहीं था उसका सदस्य बनने का। तो महिलाओं ने क्या मांग रखी, एक तो उनको वोट का अधिकार दिया जाए, मत देने का अधिकार दिया जाए। दूसरा, असेंबली के सदस्य में उनका भी चुनाव किया जाए और जो राजनीतिक पद होते थे उन पर भी उनको चुने जाने का अधिकार मिले। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। उनका क्या मानना था, जब ऐसा किया जाएगा तभी ये माना जाएगा कि सरकार में उनकी भी सुनी जाती है, उनका भी प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। शुरुआत में क्या हुआ, जो सरकार बनी थी उसने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए और लागू भी किए।
जैसे सरकारी स्कूल बनाए गए, बहुत सारे सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई, और सभी लड़कियों, जितनी भी लड़कियां थी उस समय, सबके लिए स्कूलों में शिक्षा, स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी मतलब जरूरी कर दिया कि सबका पढ़ना जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांस की प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए क्या क्या काम किया। तो इसमें आ सकता है सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे, अब ऐसा नहीं था, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं हो सकती थी। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। स्वैच्छिक अनुबंध का मतलब अपनी इच्छा से, अगर इच्छा है तभी एक जो शादी है वो की जाएगी, बिना इच्छा के नहीं की जाएगी। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। पहले महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी अधिकार नहीं था, अब उनको ये अधिकार भी दिया गया। कोई ट्रेनिंग ले सकती है जिससे कि वो भविष्य में कोई नौकरी कर सके, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। यहाँ आकर भी महिलाएं शांत नहीं बैठी, उनका संघर्ष अब भी जारी था, क्योंकि अब भी बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो उन्हें नहीं मिले और जिनकी वो मांग कर रही थी। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। जब सब डरे हुए थे, आतंक का राज था, लोगों में डर था। आतंक का राज कब था? जब रॉबेस्पियर जो था उसका शासन था। तो उस समय क्या किया सरकार ने, जितने भी महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे क्लब बने थे जहाँ महिलाएं अपनी मांग रखती थी, वो बंद कर दिए और उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा कानून बनाया गया। कई महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, कईयों को फांसी पे भी चढ़ा दिया। अब ये देखिए, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो फ्रांस के अलावा अनेक देशों में भी इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही है। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। जो मताधिकार था उसकी मांग 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन मतलब पूरी दुनिया में मत अधिकार से संबंधित जो आंदोलन चलाया गया था उसके जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः और आखिरकार क्या हुआ, महिलाओं को सफलता मिली। कब मिली? 1946, डेट याद रखना, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उससे 1 साल पहले फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया, जीत गई। वो उनकी जो शुरू से ही मांग रही थी उन पे उन्होंने विजय प्राप्त करी। 1946 में वोट देने का अधिकार मिला महिलाओं को। इसके बाद क्या आता है हमारा, ये देखिए, इसमें ये देखिए ओलम दे गूज, ये जो है ये क्रांतिकालीन फ्रांस के राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के अधिकारों के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है, सबसे ज़्यादा सक्रिय महिला रही है, सबसे ज़्यादा योगदान जिनका महिलाओं को, ये जो भी महिलाओं ने क्लब बनाए, अपनी मांग रखी, आंदोलन करे, इन सब के बाद जब 1946 में महिलाओं को महिलाओं की जो बात मानी गई, कैसी बात कि उनको मताधिकार मिला, उनकी मांग पूरी की गई, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो था ओलम दे गूज नामक महिला का। उन्होंने संविधान सभा तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस महिला ने क्या किया था, ओलम दे गूज ने, इन्होंने संविधान में जब पहले क्या था, पुरुषों को मताधिकार दिया गया था, तो इन्होंने इसका बहुत विरोध किया था क्योंकि उनका ये मानना था कि जो महिला है उनका जो सबसे मेन अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार, एक देश के नागरिक होने के नाते उनको इसी से वंचित किया गया है, मतलब उनको वही नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया
जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने क्या किया था, ओलम देगूज ने, कि 1791 में जो भारत का संविधान बना था, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था और इसको भेजा था कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 मतलब 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, ओलम देगूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। हुआ क्या था, उस समय महिला क्लबों को बंद कर दिया था उस समय, तो और उनके कई महिलाओं को फांसी पे चढ़ा दिया था, कईयों को जेल में डाल दिया था। तो इन्होंने इसका विरोध किया था और इसी वजह से उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस महिला का योगदान, इस जो ये महिला थी इसका नाम था ओलम देगूज, नाम याद रखना कई बार आ जाता है। तो महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार दिलाने की दृष्टि से इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है फ्रांस में। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपने क्या क्या देखा इसमें। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी हमने उसके बारे में जाना। महिलाओं शुरू से ही समाज में चाहती थी कि उनको भी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिले, लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें समान वेतन भी नहीं दिया जाता था और उनको मताधिकार भी नहीं था। जो तीसरे स्टेज के लोग की वो थी महिलाएं थी, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी उनको पढ़ने का अवसर मिलता था। और उसके बाद क्या था, जो महिलाओं के साथ क्या पक्षपात किया जाता था, ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना राजनीति में कोई उनकी भागीदारी थी। उल्टा जो मजदूरी करने वाली, छोटे मोटे काम करने वाली महिलाएं थी, उनको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। महिलाओं ने क्या किया, धीरे धीरे उनमें जागृति आई कि ये तो बहुत गलत है, हम भी तो देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार ही नहीं है। जबकि वो काम पुरुषों से भी ज़्यादा करती थी, घर भी संभालती थी, बाहर का भी करती थी। तो महिलाओं ने क्या किया, बहुत सारे क्लब बनाए, अपने अपने राजनीतिक क्लब बनाए, अखबार निकाले। और उस समय कितने क्लब अस्तित्व में आए, फ्रांस में महिलाओं के कम से कम 60 क्लब आ जाता। कई बार फ्रांस में महिलाओं से संबंधित कितने क्लब थे, तो 60 क्लब आए। सबसे फेमस जो था वो ये था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। और इसकी मांग क्या थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और महिलाएं किस बात से निराश थी, क्योंकि उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया था। जो 1791 में फ्रांस का संविधान बना था, उसमें महिलाओं के लिए निष्क्रिय नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। उसके बाद शुरू में तो सरकार ने काफ़ी हद तक इनके सुधार के लिए काम भी किया, जैसे सरकारी स्कूल की स्थापना की, लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या किया सरकार ने, धीरे धीरे वो जो क्लब इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए बनाए थे, उन क्लबों को भी बंद कर दिया, महिलाओं को जेल में डाल दिया, कई महिलाओं को फांसी दी गई। अंत में जाके क्या हुआ, 1946 में जाके इनकी जो मांग थी कि इनको वोट देने का अधिकार मिले, अंत में जाके वो बात उनकी मान ली गई। ये देखिए, सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। उन्हें भी ये एहसास हुआ अब आके कि वो भी देश के नागरिक है, देश के राजनीतिक कार्यों में वो भी भाग निभा सकती हैं। तो ये हमारा महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के लिए क्रांति, ये सब हमने इसमें किया। इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे की जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।